कुछ हफ्तों पहले मैंने बिग टेक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जैसा कि मैं बनाता ही रहता हूँ। और उस वीडियो में कहीं पे मैंने मेंशन कर दिया था कि फैंग के इंजीनियर्स के पास इतना पैसा होता है कि वो रिटायर कर सकते हैं 30 साल की उम्र तक। आफ्टर ऑल उनकी $2 लाख की सैलरी का मार्क शुरुआत में ही पूरा हो जाता है, और इसी के साथ ही जब तक वो 10 सालों तक काम करते हैं उनका शुरुआती स्टॉक कॉम्पनसेशन 5 से 10 गुना तक बढ़ जाता है। तो इसमें उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता कि वो एक मिलियनेयर या फिर एक मल्टी मिलियनेयर बन जाए। मगर उस वीडियो के नीचे एक एप्पल इंजीनियर ने कमेंट किया था कि 30 सालों तक की उम्र में रिटायर होना सबसे फ़नी लाइन है उस वीडियो की। उसने आगे जाके क्लेम किया कि वो एप्पल में ऑलमोस्ट 10 सालों से काम कर रहा है और वो रिटायरमेंट को तो बिल्कुल भी पास नहीं है। हमने थोड़ी बहुत बातचीत करी, मगर इसके बाद उसने ये कहा, मैं कोई मैनेजर नहीं हूँ, मगर मैं हाईएस्ट टीयर पे हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, और आपको सेंस देने के लिए मेरी टोटल कॉम्पनसेशन का मैं लाखों डॉलर्स फेडरल टैक्सेस में देता हूँ हर साल, और मुझे कैलिफोर्निया का टैक्स भी देना पड़ता है इसके साथ ही। मैं एक मल्टी मिलियनेयर हूँ, मेरे पास एक घर है और $1 मिलियन से ज़्यादा के एप्पल स्टॉक्स भी पड़े हैं मेरे पास। मगर यहाँ पे एक बात है, ये मेरे को सिलिकॉन वैली में अमीर नहीं बनाता। मैं अभी भी वहाँ पे मिडिल क्लास हूँ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लाइफ ही बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब हो सकता है अपन लोग इसको देखें और कहें, अरे यार ये तो एक और मल्टी मिलियनर है जो कि कंप्लेन कर रहा है कि उसके पास पैसा ही नहीं है। मगर मेरे हिसाब से और भी लेयर्स है इस चीज़ में। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये इंजीनियर जो है वो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि उसे कंफर्टेबल नहीं लगता कैलिफोर्निया में रिटायर करने का, जबकि उसके पास $multi million की नेटवर्थ है। मोर एवर स्टेटिस्टिकली बात करें तो एक मिलियनर होना आज के ज़माने में इतना स्पेशल नहीं रहा। इनफैक्ट $1 मिलियन की नेटवर्थ होने के बावजूद भी आप टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड्स में नहीं आओगे अमेरिका में, और ये तो 2020 की बात है। उसके बाद से स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और सबसे अमीर 10% अमेरिकन है ना, उनके पास पूरे मार्केट का 89% है, और वो काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो एक मिलियनर होना ना कि सिर्फ आपको टॉप 20% ऑफ अमेरिकन में रखेगा, मगर जो नियरली 1/5 अमेरिकन है ना, वो $1 मिलियन हाउस होल्ड से ही आते हैं। तो मुझे ज्वाइन करो और हम देखेंगे हिस्ट्री किस तरह से एक मिलियनर होना और आजकल का मॉडर्न मिलियनर होना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। एक मिलियनर होना एक सुपर अमेरिकन कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी लग सकती है, मगर ये जो टर्म है ना, एक्चुअली अर्ली 1700s की है, जो कि हमें फ्रांस पे लेके जाती है। हालांकि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व था। फ्रांस जो है वो काफ़ी ख़राब फाइनेंशियल सिचुएशन में था उस समय, क्योंकि बैंक्रप्सी की प्रोबेबिलिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और खर्चों को कम करने के बजाय ड्यूक ऑफ ऑर्लिन्स ने डिसाइड किया कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया होगा कि एक मोर मॉडर्न सोल्यूशन को लिया जाए। काफ़ी सारा कर्जा ले लो एसेंशियली, इसी के बाद ही एक नेशनल बैंक खोलो और सारा का सारा जो है देश का कर्जा बैंक में ट्रांसफ़र कर दो। और अपना कर्जा वापस चुकाने के लिए फ्रांस ने मिसिसिपी वैली को खोल दिया था ट्रेड और माइनिंग के लिए। कागज़ पे तो एक काफ़ी सॉलिड प्लान था, क्योंकि मिसिसिपी वैली जो है वो ना कि सिर्फ एक प्राइम लोकेशन पे थी, मगर मिनरल रिच भी थी। और क्योंकि वो मिस आउट नहीं करना चाहते थे, तो फ्रेंच ने आगे जाके शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए मिसिसिपी कंपनी की, जैसे कल हो ही ना। तो स्टॉक जो है वो 500 लेवर से 18,000 लेवर्स तक बढ़ चुका था, और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो काफ़ी अमीर हो गए पेपर में, जिसकी वजह से उनको टर्म दी गई मिलियनेयर की, और रेफरेंस दिया गया वो लोग जो मिलियंस ऑफ लेवर्स होल्ड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हालांकि ये जो चीज़ है वो ज़्यादा समय तक नहीं चली, क्योंकि मिसिसिपी कंपनी के प्रॉफिट कभी भी नहीं आ पाए, और स्टॉक जो है वो उसके कुछ ही समय बाद डूब गया। उसके बाद से हमने कई सारे रेफरेंसेस देखे मिलियनेयर वर्ड के यहाँ से वहाँ, जैसे लोग थे थॉमस जेफरसन। मगर जो मॉडर्न कैपिटलिस्टिक मिलियनेयर है ना, वो लेट 1800s तक नहीं आए थे गिल्डेड एज के दौरान। जो गिल्डेड एज थी वो सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस टाइम था यूएस की हिस्ट्री में, एटलीस्ट अमीर लोगों के लिए। तो इनफैक्ट अमीर जो है वो पहले से कई ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। इवन आज के टॉप बिलियनर्स है ना, उनसे भी ज़्यादा अमीर। इन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास मैसिव ऑयल कंपनीज, स्टील कंपनीज, बैंक्स और ऑटोमोटिव कंपनीज थी, और ये बिजनेसेस इतने ज़्यादा डोमिनेंट थे कि वो 90% से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करते थे। और इन मेगा मोनोपोलीज के ओनर्स जो थे ना, उन्हें मिलियनर्स की तरह रेफर किया जाता था, मगर वो सच में मिलियनर्स थे ही नहीं, वो ना कि इवन बिलियनर्स थे। उनकी वेल्थ तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में डिस्क्राइब की जानी चाहिए। वो कंट्रोल करते थे कई सारे परसेंटेज पॉइंट पूरे अमेरिकन जीडीपी का, जो कि ट्रांसलेट करता है हर उनके पास नेटवर्थ थी $250 ट्रिलियन या फिर $500 ट्रिलियन की। तो ओरिजिनली जो टर्म मिलियनर थी वो उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं थी जिनके पास $1 मिलियन थे। रेदर ये डिस्क्राइब करी जाती थी उस समय के एलोन मस्क और जेफ बेजोस की तरह। मगर जो शब्द है मिलियनर, उसके बाद उसकी वैल्यू गिरती चली गई। ये काफ़ी आसान होता है कि आप इन्फ्लेशन को पॉइंट कर दो और कहो कि इसी की वजह से मिलियनर्स को डीवैल्यू कर दिया इसने, मगर सच्चाई ये नहीं है। 1880 के $1 मिलियन की वर्थ आज $30 मिलियन होती सिर्फ, ना कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो कल्प्रिट इन्फ्लेशन नहीं है, रेदर असली कल्प्रिट है इकोनॉमिक ग्रोथ।
क्योंकि लेट 1800s के दौरान यूएस जीडीपी को मेजर नहीं करता था, मगर एस्टिमेटेड है कि वो 10 से 20 बिलियन डॉलर्स के बीच होगी। आज अमेरिकन जीडीपी 26.5 ट्रिलियन डॉलर्स की, या फिर 1000 से 2000 गुना ज़्यादा। तो रियली जब भी आप वर्ड देखोगे मिलेनियर्स का लेट 1800s में यूज़ होता हुआ और लेट 1900s में यूज़ होता हुआ, आप उसे रिप्लेस कर सकते हो बिलियनर वर्ड के साथ, क्योंकि उस समय का मिलेनियर यही था। क्लियरली एक मिलियनर होना कम्प्लीटली अनरीजनेबल था एक आम इंसान के लिए गिल्डेड एज के दौरान, और ये जो है और ख़राब हो गया ग्रेट डिप्रेशन के दौरान। मगर चीज़ें वापस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होके आई, और किसी ने सोचा भी नहीं था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो 1960s है उसके साथ स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पीरियड आया यूएस की हिस्ट्री में, क्योंकि एक एवरेज पर्सन के पर्सपेक्टिव से अनएम्प्लॉयमेंट तो कंसिस्टेंटली 3 से 5% की रेंज में था। और यहीं पे आइडिया आया अमेरिकन ड्रीम का, जो कि सच में शुरू होने लगा था। लोग अमेरिका आते, अपना बिजनेस शुरू करते और एक मिलियनर बन जाते 25 साल की उम्र तक, या फिर अपनी पूरी लाइफ टाइम में। और यही समय शायद सबसे बेस्ट टाइम था कि वो आप मिलियनर बनने की सोच सकते हो। ये ऐसी चीज़ नहीं थी कि आप बिलियनर या कुछ बनो, मगर ये इतनी ज़्यादा कॉमन भी नहीं थी, क्योंकि आज एवरेज प्राइस है कैलिफोर्निया हाउस की, और ये था कि अराउंड 10 मिलियन डॉलर बनाने के बराबर होता आज के, जो कि ठीक ठाक ही लगता है। एक हार्ड और एम्बिशियस गोल तो था श्योर, मगर इतना ज़्यादा भी अलग नहीं था। मगर ये जो गोल्डन एज थी ना मिलियनर्स की, वो ज़्यादा समय तक नहीं चली। इनफैक्ट ये 10 सालों तक भी नहीं चली, क्योंकि 1970s के दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था। नए दशक की शुरुआत में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम को ख़त्म कर दिया, जो कि था गोल्ड स्टैंडर्ड। इसका मतलब यह है कि यूएस डॉलर जो है वो गोल्ड से बैक्ड नहीं था, जिसकी वजह से जनरल पब्लिक जो है उसने अपना भरोसा हटा दिया था डॉलर से। और जैसे ही उनका भरोसा ख़त्म हुआ, इन्फ्लेशन आसमान छूने लगा, और ये पहले से कई ज़्यादा ख़राब था, जो कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा था। और बैक इन द 1970s इन्फ्लेशन पीक करने लगा 10% से भी ऊपर 2 बार। चीज़ों को और ख़राब करने के लिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने आगे जाके बैन लगा दिया और ऑयल स्ट्राइक शुरू कर दी अमेरिका के अगेंस्ट, जिसकी वजह से सबसे ख़राब एनर्जी क्राइसिस आया। चीज़ों को पर्सपेक्टिव में लाने के लिए इन सिर्फ 10 सालों के अंदर जो डॉलर की वैल्यू थी वो आधी हो चुकी थी, वहीं पे एक घर की मीडियन प्राइस 3 गुना बढ़ चुकी थी। चीज़ें काफ़ी ख़राब हो रही थी, और अमेरिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत में था बदलाव के। और यहीं पे रोनाल्ड रीगन आए, और लैंडमार्क हुआ रीगन की प्रेसिडेंसी का, नो डाउट रिगोनॉमिक्स से। अब आप इस चीज़ के डीप में जा सकते हो, सारी चीज़ें समझ सकते हो, मगर ब्रॉड में देखा जाए तो रिगोनॉमिक्स प्रिटी सिंपल है। एसेंशियली आइडिया ये है कि आसान बना दो अमीर लोगों के लिए कि वो अपनी वेल्थ को बढ़ा सके, टैक्स कम करके, साथ ही साथ रेगुलेशन कम करके। और जैसे अमीर और अमीर बनता जाएगा, उनका थोड़ा बहुत पैसा जो है वो सारी क्लासेस के लोगों पे भी बरसता रहेगा, या एटलीस्ट थ्योरी में तो ऐसा ही लगता है, मगर इन प्रैक्टिस ये जो है वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। एक तरफ तो डेफिनेटली इसने अमेरिका के सपने को वापस जगा दिया था। ये ऑब्वियसली काफ़ी आसान था कि आप $1 मिलियन बनाओ जब आपको कम टैक्सेस देने और कम रेगुलेशन से जूझना हो। इसी वजह से जो अमीर लोग थे वो बहुत ज़्यादा अमीर होते रहे, और साथ साथ अमेरिकन इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाते रहे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ज़्यादातर पैसा जो था वो जो भी बनता था वो एवरेज अमेरिकन को मिलता ही नहीं था, क्योंकि अमीर लोग जो है वो उसे अपने पास ही रखते थे। अगर एक बिजनेस $100 का प्रॉफिट कमाता है तो $90 तो मालिक को मिलेंगे, और शायद बचे हुए $10 आम लोगों को मिल जाएंगे। इस चीज़ को कंबाइन कर दो कि रीगन ने कई सारे सोशल प्रोग्राम्स को कट किया इस चीज़ को काम करवाने के लिए। इसी की वजह से एकदम से आम इंसान जो था ना वो काफ़ी ख़राब सिचुएशन में आ गया था, मगर यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप था जो कि काफ़ी अच्छा कर रहे थे पहले से। हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे टेक ब्रोज जो कि मिलियंस कमाते हैं, एक नया फिनोमेना है थैंक्स टू कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक और एप्पल, मगर ये ट्रेंड है एक्चुअली लेट 1990s पे देखा जा सकता है। अब डेल का एग्जांपल ले लेते हैं। डेल का आईपीओ हुआ था 1988 में, उसके बाद 2700 मिलियनर्स निकले थे अगले 20 सालों में। इनफैक्ट डेल के मिलियनर्स इतने ज़्यादा कॉमन हो चुके थे कि लोग उन्हें डेलियनर्स के नाम से कहते थे, और यहीं पर पहली शुरुआत हुई मिलियनर शब्द के नॉर्मलाइजेशन में। अब हालांकि हो सकता है 2700 मिलियनर्स डेफिनेटली बहुत बड़ी अमाउंट लगे एक सिंगल कंपनी के लिए बैक इन द 1990s और 2000s, मगर अगर कंपेयर करें पूरी पॉपुलेशन के साथ तो ये काफ़ी छोटा अमाउंट था। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस चीज़ को दिमाग में रखना कि कई सारी जो टेक कंपनीज है ना जो आज डोमिनेट करती है फॉर्चून 500 को, वो तो बनी भी नहीं थी उस समय। और अगले 20 सालों में ये कंपनी जो है वो अनइमेजिनेबल स्केल्स तक बढ़ चुकी है, और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस या फिर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इनकी मार्केट कैप है। अब मैं जानता हूँ हम इन नंबर्स की तो हमेशा बात करते रहते हैं, मगर एक सेकंड रुक के जरा सोचो कितना बड़ा $1 ट्रिलियन होता है। रेफरेंस के लिए 1 मिलियन 10 लाख होते हैं, और 10 मिलियन 1 करोड़ होते हैं।
ट्रिलियन डॉलर्स लिटरली 1 मिलियन मिलियंस है। दूसरे शब्दों में एक ट्रिलियन डॉलर की कंपनी जो है वो 1 मिलियन लोगों को मिलियनर्स बना सकती है। एप्पल के पास 3 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, वो 3 मिलियन मिलियनर्स बना सकती है। माइक्रोसॉफ्ट 2.7 मिलियन मिलियनर्स बना सकती है। गूगल 1.5 मिलियन मिलियनर्स बना सकती है। अमेजॉन 1.3 मिलियन मिलियनर्स बना सकती है। इनवीडिया 1.1 मिलियन मिलियनर्स बना सकती है। और तो सिर्फ टॉप 5 कंपनीज थी। ऑफ कोर्स इनमें से किसी भी कंपनी ने एक्चुअली 1 मिलियन मिलियनर्स नहीं बनाया अभी तक, मगर उन्होंने जो किया है वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय और इन्वेस्टर्स को मिलियनर्स बनाया। अब इस चीज़ को सोचो, 8 में से टॉप जो 10 लोग रिचेस्ट है ना पूरी दुनिया में, वो सारा पैसा टेक से कमाते हैं। और इस पॉइंट पे आप लोग क्लासीफाई कर सकते हो वॉरेन बफेट को एक टेक बिलियनर की तरह, क्योंकि उनके पास 150 बिलियन डॉलर की वर्थ का एप्पल स्टॉक है। और मैं इमेजिन करता हूँ कि ये सेम केस होता है ज़्यादातर मिलियनर्स के साथ भी। अभी हाल फिलहाल यूएस में 22 मिलियन मिलियनर्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर उन्होंने अपना पैसा टेक में कमाया और टेक सिटीज़ में रहते हैं, वो जैसे सैन फ्रांसिस्को, सिएटल और ऑस्टिन। और सैन फ्रांसिस्को का एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट मल्टी मिलियनर होना पड़ेगा ताकि आपको फाइनेंशियली कंफर्टेबल फील हो। और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, चार्ल्स क्वैब जो है एक्चुअली उन्होंने फुल ऑन स्टडी कंडक्ट कराई थी और उन्हें पता चला था कि फाइनेंशियली कंफर्टेबल होने के लिए सैन फ्रांसिस्को में आपको 1.7 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ चाहिए और अमीर कहलाए जाने के लिए आपको एटलीस्ट 4.7 मिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ चाहिए। तो जो हमारी शुरुआत में दोस्त ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही कही थी, जब उसने कहा था एक मल्टी मिलियनर होना एक मिडिल क्लास जैसा फील होता है कैलिफोर्निया टेक सिटी में। तो मगर ये कुछ ही समय की बात है जब ये सेम केस हो जाएगा रेस्ट ऑफ अमेरिका में, क्योंकि इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक की इंक्रीजिंग ओमनी प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो वर्ड स्टार्ट हुआ था एक तरीके से डिस्क्राइब करने को अमीर लोगों को प्लैनेट में, वो गिर के एक जेनरिक टर्म बन चुका है जो कि अपर मिडिल क्लास को डिस्क्राइब करता है, एटलीस्ट अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में। ऑफ कोर्स $1 मिलियन अभी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है इस पैसे की दूसरे देशों से बाहर, मगर इसी की वजह से मिलियनर्स जो हैं वो आजकल बिल्कुल भी मिलियनर्स की तरह फील नहीं होते। जो नया मेजर है वेल्थ का शायद ऐसा है कि $1 मिलियन की सैलरी पा रहे हैं लोग। इस वीडियो को चेक करें और पता करें चैट जीपीटी का स्ट्रगल कि वो $1 मिलियन की सैलरीज नहीं दे पा रही आजकल। और हाँ, मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।